हाय गाइस, वेलकम टू आइस पॉइंट। सो टुडे आज हम बात करेंगे अपने कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जिसका 2 पार्ट हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। आपने अगर नहीं देखी है तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। और हाँ, इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। पहले तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसकी गारंटी तो मैं ही लेती हूँ कि आपको कोई भी ऐसा नहीं लगेगा कि क्वेश्चन गलत है या ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको बहुत कुछ सिखा जाएंगे। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ये कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आपका कोई डाउट हो तो आप उससे भी पूछ सकते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है। तो देखिए, सत्याग्रह के विचार का मूल आधार क्या होता है? सत्य की शक्ति पर आग्रह तथा सत्य की खोज करना। गांधी जी इसके एक प्रबल समर्थक थे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो गांधी जी थे वो मानते थे कि हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए, हमेशा सत्य के राह पे चलना चाहिए। तो उन्होंने इसकी व्याख्या की, जो कि कुछ इस प्रकार थी। पहला है, अगर आपका उद्देश्य सच्चा है और यदि आपका जो संघर्ष है वो अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी भी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब, अगर आप सच्चे हैं तो आपको बल दिखाने की ज़रूरत नहीं है। लोग कहते हैं ना, सत्य ज़्यादा दिन तक नहीं छुपता। अगर आप सच्चे हैं, आप सच में बहुत पेशेंस है आपके पास, आप बहुत हार्ड वर्किंग हैं, तो कब तक आप हारेंगे? एक ना एक दिन तो आप जीत ही जाएंगे। थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन आप जीत जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उस वक्त को बचाने के लिए आप किसी गलत रास्ते पे जाएं। ठीक है। दूसरा है, प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष में सफल हो सकते हैं। इसका मतलब है कि ज़रूरी नहीं कि हम अपने मन में हमेशा क्रोध लिए रहें कि हमें इनसे बदला लेना है, इनसे बदला लेना है, क्योंकि इससे कोई फ़ायदा नहीं है। इससे सिर्फ आप अपना नुकसान कर रहे हैं, अपने मेंटल पीस को खो रहे हैं। ठीक है। तीसरा है, इसके लिए दमनकारी शत्रु की चेतना को झंझोड़ना चाहिए। उत्पीड़क शत्रु को ही नहीं बल्कि सभी लोगों को हिंसा के जरिए सत्य को स्वीकार करने पे विवश करने के बजाय सच्चाई को देखने और उसे सहज भाव से स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। मान लीजिए किसी बच्चे को आपको बताना है कि ये सेब क्या है, मतलब आम कैसा दिखता है। ठीक है, मान लीजिए 1 साल का बच्चा है, तो आप क्या करेंगे? आप उसे क्या थप्पड़ मार मार के बोलेंगे कि नहीं देखो आम ऐसा दिखता है, मैं ऐसी हवा में बना के दिखा रहा हूँ और तुम इसे मान लो? तो क्या वो मानेगा? नहीं। लेकिन अगर आप उसके सामने एक आम ला के रखेंगे तो वो मान जाएगा। तो वही बात है कि फालतू में उसे मारने पीटने या क्रोध करने से कुछ नहीं होने वाला है। आप उसे प्रैक्टिकल करके दिखाइए। जो लोग आपसे कहते हैं कि आपसे कार्य नहीं होने वाला है, ठीक है, नहीं होने वाला है, कोई बात नहीं, मैं आपको करके दिखाता हूँ। जब प्रैक्टिकल आपके सामने होगी चीज़ें, मतलब कहते हैं ना, सत्य को सामर्थ्य की आवश्यकता नहीं होती। जब आपके सामने होगी वो चीज़ें, तो फिर आप कब तक उसे कहेंगे कि नहीं नहीं तुमसे नहीं हो सकता? अब तो हो चुका है ना, मैंने करके दिखा दिया, तो मानना ही पड़ेगा एक ना एक दिन। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस संघर्ष में अंततः सत्य की ही जीत होती है। गांधी जी का अटूट विश्वास था कि अहिंसा का धर्म सभी को अपनाना चाहिए। ठीक है। अगर हम अहिंसा के धर्म को हमेशा अपनाते हैं तो फिर इससे कहीं ना कहीं हमारी उन्नति और विकास होगा। नेक्स्ट है आपका, 17वीं सदी से पहले होने वाले आदान प्रदान के 2 उदाहरण दीजिए। एक उदाहरण एशिया से और एक उदाहरण अमेरिकी महाद्वीप के बारे में भी चुनिए। तो बताइए, आपको पता है क्या इसका आंसर? बताइए। 17वीं सदी से पहले होने वाले आदान प्रदान के 2 उदाहरण, तो आइए जानते हैं। पहला, हम चलते हैं चीन में। ठीक है। 15वीं शताब्दी तक बहुत सारे सिल्क मार्ग अस्तित्व में आ चुके थे। इसी रास्ते से चीनी पॉटरी जाती थी और इसी रास्ते से भारत व दक्षिणी पूर्व एशिया के कपड़े व मसाले दुनिया के दूसरे भागों तक पहुंचते थे। वापसी में सोने चांदी जैसे कीमती धातुएं यूरोप से एशिया पहुंचती थी। अमेरिका का अगर हम लेंगे तो 16वीं सदी में जब यूरोपीय जहाज़ों ने एशिया तक का समुद्री रास्ता खोज लिया तो वे अमेरिका तक जा पहुँचे। तो अमेरिका की विशाल भूमि और बेहिसाब फसलें और खनिज पदार्थ हर दिशा में जीवन का रंग रूप
बदलने लगे। आज के पेरू और मेक्सिको में मौजूद खानों से निकलने वाली कीमती धातुओं, खास तौर से चांदी, ने भी यूरोप की संपदा को काफ़ी बढ़ाया है। पश्चिमी एशिया के साथ होने वाले उसके व्यापार को गति भी प्रदान की है। तो दूसरा है हमारा क्वेश्चन, बताइए कि पूर्व आधुनिक विश्व में बीमारियों के वैश्विक प्रसार ने अमेरिकी भूभागों के उपनिवेशीकरण में किस प्रकार मदद की थी। तो आइए जानते हैं। पहला मतलब पॉइंट में करके हम लिखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट, 16वीं सदी के मध्य तक पुर्तगाली और स्पेनिश सेनाओं की विजय का सिलसिला शुरू हो गया था। उन्होंने अमेरिका को उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया था। मतलब 16वीं शताब्दी के मध्य में जब पहुँचे हम, तो पुर्तगाली और स्पेनिश के बीच ये हो गया था कि कौन जीतेगा, मतलब वो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स बन चुके थे। दूसरा है, यूरोपीय सेनाएं केवल अपनी सैनिक ताकत के दम पर नहीं जीतती। स्पेनिश विजेताओं के पास तो कोई परंपरागत किस्म का सैनिक हथियार नहीं था। यह हथियार तो चेचक जैसे कीटाणु थे जो स्पेनिश सैनिकों और अफसरों के साथ वहां जा पहुँचे। यूरोपीय सेनाएं जो थीं वो केवल अपनी सैनिक ताकत के दम पे नहीं जीती थी, मतलब कि उनके सैनिकों में के ताकत के दम पर ही सिर्फ वो नहीं जीती। स्पेनिश विजेताओं के पास तो कोई परंपरागत किस्म का सैनिक हथियार नहीं था। जो स्पेनिश के लोग थे उनके पास कोई भी परंपरागत सैनिक हथियार नहीं थे। यह हथियार तो चेचक जैसे कीटाणु थे जो स्पेनिश सैनिकों और अफसरों के साथ वहाँ नेक्स्ट है, लाखों सालों से दुनिया के अलग थलग रहने के कारण अमेरिका के लोगों के शरीर में यूरोप से आने वाली इन बीमारियों से बचने की रोग प्रतिरोधी क्षमता नहीं थी। तो देखिए, जब लड़ाई होगी तो दो देशों के बीच होगी, इसका मतलब एक देश के लोग दूसरे देश में जाएंगे। तो अब हर देश में कुछ होता है ना कि बीमारियां अलग अलग होती क्योंकि कंडीशंस अलग होते हैं। मान लीजिए जो बीमारी वहाँ पे थोड़ी बहुत छोटी है, लेकिन जब वो यहाँ आती है तो उसे एक फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है, मौसमी तापमान सब कुछ उसके हिसाब का होता है, तो वो बीमारी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। जैसे कि लोग कहते हैं ना, कोरोना जो है वो ठंड में बढ़ता है, तो अगर ठंडी हो जाए तो उसका जो मतलब वो और भी ज़्यादा लोगों को प्रभावित करने लगेगी, जिससे उसका जो नुकसान है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इन लड़ाइयों में लाखों सालों से जो लोग अलग थलग रहते थे वो एक दूसरे के पास आ गए। मतलब अमेरिका और यूरोप में आने वाली इन बीमारियों से बचने की रोग प्रतिरोधी क्षमता भी नहीं थी। अगर मान लीजिए आप एक जगह हैं, ठीक है, जहाँ पे एक प्रकार की बीमारी जो है वो हमेशा से है, तो 2-3 जनरेशन के बाद अब देखेंगे ना कि उन लोगों को उस बीमारी का कोई भी असर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उनके अंदर जो है ना वो प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो चुकी है, उनकी बॉडी अपने आप को उसी के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर चुकी है, तो इसलिए अब उनके ऊपर उस बीमारी का असर नहीं होता। जैसे कि आपने सुना होगा कि केरल और केरला के कुछ गाँव में अगर आप जाएंगे तो लोग सांप के बगल में ही बैठे रहते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होता। वो खाना बना रहे हैं, सांप यहाँ से जा रहा है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ अगर हमारे घर के आसपास आ जाए तो हम लोग तो चिल्ला के भाग जाएंगे। ऐसे ही होता है ना। तो क्यों होता है? क्योंकि उन लोगों को उनके साथ रहने की आदत हो चुकी है। जैसे हमारे आसपास मतलब हमारे अगल बगल कुत्ते बिल्ली इत्यादि चलते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती, उसी तरीके से उन्हें उनके अगल बगल सांप चलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है। और अगर हम बात करें मच्छरों की, तो पहले ज़माने में मच्छरों को भगाने के लिए क्या करते थे? नीम जलाते थे तो वो उससे भाग जाते थे, ठीक है। उसके बाद एक पेस्ट कंट्रोल आता था, मतलब आपने सुना होगा अपने टीचर्स से कि वो पेस्ट कंट्रोल लेके घर में मतलब सोने से पहले 10 मिनट पहले जाके पूरे घर में अच्छे से स्प्रे कर दिया, फिर वो बाहर आ जाते थे सारे लोग घर के, तो मच्छर अपने आप मर के गिर जाते थे, फिर झाड़ू लगा के हटा दिया और फिर सारे लोग सो जाते थे। तो धीरे धीरे मच्छरों की 2-3 जनरेशन मरी, तो फिर क्या हुआ? उनके अंदर जो प्रतिरोधक क्षमता है वो विकसित हो गई, तो अब उनके ऊपर पेस्ट कंट्रोल भी काम नहीं करता था। फिर हम लोग क्या लेकर आए? ऐसे अलग अलग चीज़ें लाते लाते हम ऑल आउट लेकर आए। ऑल आउट हम लगाते थे तो उस टाइम मच्छर भाग जाता था, आज से 6 से 7 साल पहले। लेकिन अब आप देखेंगे ना कि ऑल आउट लगाने के बाद भी मच्छर 2-3 घंटों बाद कहीं ना कहीं से आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? क्योंकि उनके अंदर ना प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो रही है, वो एक ही चीज़ के साथ हमेशा